नमस्कार, जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं झारखंड के उन 16 जिलों की जहां पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से विकास की गति थम सी गई थी। पर आज यहां के लोगों की तकदीर और यहां की तस्वीर बदल चुकी है। जी हां, केंद्र सरकार, राज्य सरकार विभिन्न तरह की योजना चला रही है जिससे लोगों का बहुमुखी विकास हो रहा है। जब हम बहुमुखी विकास की बात करते हैं, यानी कि हम बात करते हैं आर्थिक विकास की, सामाजिक विकास की, बौद्धिक विकास की, मानसिक विकास की। जी हाँ, मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से लोगों की ये मानसिकता हो गई थी कि अब हमें चार दीवारी में छिप के ही रहना है। दहशत का माहौल था, लेकिन ये दहशत का बादल छट चुका है और ये कहना गलत नहीं होगा कि वहाँ पे नया सवेरा का उदय हो चुका है, यानी कि बहुमुखी विकास हो चुका है। आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं धनबाद जिला। धनबाद जिला में हम चल के देखेंगे सरकार की द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में और लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं, इसके विषय में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए धनबाद जिला और देखते हैं वहाँ पे कैसे बहुमुखी विकास हो रहा है। जब हम धनबाद की बातें करते हैं तो हमारे आंखों के सामने प्रदूषण की तस्वीर भी उभरती है। वायुमंडल में उड़ते काले धूल हमें यह बता देते हैं कि यह कोयलांचल का क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र जहां जिंदगी एक मशीन की तरह पिस रही थी। यहाँ साधन संपन्न और बेहतर हो रहे थे और मजदूरों की जिंदगी दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। यही काला हीरा की खान कहलाने वाले धनबाद की कड़वी हकीकत थी। यहाँ के कोयले से देश के कई राज्यों को रोशनी मिलती थी, लेकिन कभी धनबाद खुद अंधेरे में डूबा रहता था। नमस्कार, मैं संजीव झा। आज धनबाद जिले में नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आज धनबाद के निवर्तमान महापौर श्री चंद्रशेखर अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा धनबाद में जो कुछ योजनाएं चल रही हैं विकास की। काफ़ी कुछ काम हुए हैं, काफ़ी कुछ काम होने हैं, क्या होना चाहिए, क्या जो हो रहा है इनसे कितने संतुष्ट हैं, इसके बारे में हम श्री चंद्रशेखर अग्रवाल जी से भी बातचीत करेंगे। आपका सर स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सर हम जानना चाहेंगे, धनबाद कोयला के लिए जाना जाता है। धनबाद में कोयला के अलावा और क्या संभावना है रोजगार की? पिछले 5-10 वर्षों में सरकार की तरफ से जो कई तरह की योजनाएं चलाई गई, PMEGP आया, कई तरह की मुद्रा लोन आया, कई तरह का और कार्यक्रम आया, ताकि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि रोजगार देने के साथ देने वाले बनो, रोजगार मांगने से ज़्यादा। आप क्या लगता है, 5 साल महापौर रहे, कितना कुछ काम हुआ धनबाद में? देखिए, 2014 के बाद से धनबाद, 2014 के पहले के धनबाद को आप देखें और उसके बाद के आज के धनबाद को आप देखेंगे तो आपको मूल चूल इसमें चेंजेस नज़र आएगा। क्योंकि इन दिनों जो काम हुए हैं धनबाद में वो अपरेंटली दिखते हैं कि ये काम हुए हैं और लोग इस काम को सराह रहे हैं। इसका मूल कारण है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में भी जो एक सरकार रही सेम फ्रीक्वेंसी की, और धनबाद नगर निगम में भी हम लोग रहे, तो ये तारतम्य इतना तगड़ा रहा कि एक एक योजना को हम लोग धनबाद में उतारने में सक्षम रहे। आपको ध्यान में होगा कि जितनी भी सड़कें थी यहाँ की, सबसे पहले जो विकास का पैमाना है सड़क, बिजली, पानी, तो सड़क जितनी भी थी सबकी सब सिंगल सड़क थी। शहर के अंदर जो शहर 1 लाख टन पर डे कोयला प्रोडक्शन देश को दे रहा है, उस पे जिस पे 8000 सड़क गाड़ी रोज ट्रक जिस वाहन निकलती हैं, और वहाँ पे सड़क अच्छी नहीं होना, ये हम लोग के लिए ठीक नहीं था। आज इस दरमियान सारी सड़क 4 लेन हुई, 8 लेन की सड़क जो बिहार झारखंड की साइकिल ट्रैक के साथ पहली बार 20 किलोमीटर की अभी लगभग बन के तैयार है, ये भी उसी दरमियान चालू हुई। और जितने भी अभी मटकुरिया फ्लाईओवर का भी टेंडर फाइनल स्टेज में है, जो पिछले 4-5 साल से लोग लगे हुए थे। एक समय ऐसा था जब मजदूरों को कोयले के खदानों में काम करते हुए जिंदगी कट जाती थी। उनका जीवन झुग्गी झोपड़ियों में बसर होता था। उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं मिलती थी, स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच उन तक नहीं थी। लेकिन अब उनकी जिंदगी में व्यापक बदलाव आया है। यह सब देखने और अनुभव करने की बातें हैं।
धनबाद का काफी हिस्सा जो कोयलांचल का क्षेत्र कहलाता था, वह विकास की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। पूरा शहर के थ्रू ट्रैफिक जाता था, शहर को डिस्टर्ब करता था और शहर पूरी तरीके से तबाह रहता था जिस आवाजाही के चलते। उसका एक सुंदर बाईपास अभी हो गया है और लोग आराम से चैन की नींद अब रात में सो पाएंगे। जिस आवाज़ के साथ लोग सोते थे और साउंड का प्रॉब्लम जो पॉल्यूशन होता था। देखिए, आपको ध्यान में होगा कि 2014 में धनबाद सबसे गंदे शहर में नामित था पूरे देश में। हम लोग अपने को बहुत डिमोरलाइज्ड फील कर रहे थे कि धनबाद पूरे देश का सबसे गंदा शहर है और उसमें अचानक से लोगों में भी और निगम के तरफ से भी सरकार के तरफ से भी भरपूर सहयोग मिला और आज हम लोग पूरे देश के 4000-5000 शहर में टॉप 50 में हम लोग हैं। और आज हमारा शहर में कहीं भी आप जाएंगे जो पहले चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा रहता था, वो स्थिति नहीं है। इन दिनों पिछले 5-6 महीने में थोड़ा नगर निगम के लापरवाही से कुछ गड़बड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ पे अभी कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। अदरवाइज़ ये जो चेंजेज हुआ, धनबाद कभी सोचा नहीं था कि उनके घर से भी कचरा उठ करके सीधा निष्पादन होगा। और आपको मैं बताऊं कि इसके चलते बीमारी जो धनबाद की है वो बहुत कम हुई है, क्योंकि जो गंदगी के चलते जो एक लोगों के हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता था वो उसका सीधा असर अभी लोगों को दिख रहा है। आपके जितने भी तालाब थे, आप राजेंद्र सरोवर को ले लीजिए, ये पूरे धनबाद का ओपन सेप्टिक टैंक था। सारा सीवर उसमें आता था, लोग नाक में कप लगा करके वहाँ से गुजरते थे। अब वो सारा का सारा बाईपास होके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा उसमें और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से वो पानी तालाब में आ रहा है। ये हमको लगता है कि पूरे बिहार झारखंड में तो हमने ऐसा कहीं नहीं देखा है कि इस तरह की व्यवस्था किसी शहर के बीच के तालाब के सौंदर्यीकरण के दरमियान हुई है। और लोग आज वहाँ पे हजारों की संख्या में पैसे दे करके वॉकिंग कर रहे हैं और उस पार्क को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप सड़क देखिए, स्ट्रीट लाइट आप समझ सकते हैं। पूरे धनबाद नगर निगम जो 16 लाख की जनसंख्या वाला नगर निगम है, उसमें मात्र 1168 स्ट्रीट लाइट थी। आपको आश्चर्य होगा कि पूरा धनबाद केवल गंदे शहर में नामित नहीं था, बल्कि सबसे अंधेरे शहर में नामित था। आपके डीसी एसपी के घर के आगे अंधेरा रहता था। लोग जो चलते थे गाड़ियों की लाइट के भरोसे चलते थे। आज 45,000 लाइट से पूरा धनबाद जगमग हो रहा है। ये EESL से जो करार हुआ, भारत सरकार की जो EESL कंपनी थी, उससे जो राज्य सरकार का करार हुआ, निगम का करार हुआ, उसकी देन है कि आज पूरा का पूरा शहर एक एक गली रोशन हुई, जिसमें महिलाएं आराम से सेफ्टी के साथ, पूरे विश्वास के साथ कि हम कहीं भी जाएंगे और सुरक्षित वापस आ जाएंगे, ये विश्वास उनके अंदर जगा। यह अपने पुराने और संघर्ष के दिनों को बदलने में लगा हुआ है। अब चारों ओर साफ सफाई देखने को मिलती है। ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग यह बताते हैं कि विकास तेजी से हो रहा है। मजदूरों की स्थिति में भी व्यापक सुधार हो रहा है। इससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। उन्हें अब रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ता है। लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। उनके लिए स्वरोजगार के भी रास्ते खुले हैं। सरकार की तरफ से तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई से लेकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ से कलकत्ता जाने के क्रम में देखेंगे जो एक्सप्रेस वे अभी बन रही है, लगभग अब तैयारी के कगार पे है। अटल जी के टाइम में 4 लेन बना और इस सरकार के टाइम में पूरा का पूरा सड़क 6 लेन में कन्वर्ट हो गया। आपको ध्यान में होगा कि बीच में श्रीमान मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। 1-2 किलोमीटर जो पानागढ़ में काम बचा हुआ था, 1-2 किलोमीटर का काम पूरे 10 साल में नहीं हुआ। और ये सरकार आने के बाद बाईपास हो जाना और पूरा का पूरा 6 लेन हो जाना, मतलब जो 10 साल में कांग्रेस की सरकार एक या जो भी कारण से 1 किलोमीटर का काम नहीं कर पाई और उसमें पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर देना, ये बड़ी बात है। आपको हम बताएं कि कोविड में जो वैक्सीनेशन हुआ वो तो अभूतपूर्व है। उसके बाद जो ठेले वाले सब थे, आपको धनबाद का ये जो मूल, आप जब लोअर तबके में जाएंगे, धनबाद के अंतिम पायदान के लोगों में जाएंगे, तो 2 योजना केंद्र सरकार की बहुत तगड़ी धनबाद के लिए हुई है। ये धनबाद पूरा का पूरा
सूदखोरों के चंगुल में बहुत पूरी तरह से जकड़ा हुआ था, जिसमें जितने भी ठेला वाले थे, जितने भी छोटा छोटा रोजगार करते थे, वो 5%, 10% प्रति माह का ब्याज दे करके 2,000, 5,000, 10,000 रुपया उनसे लेते थे और अपनी कमाई का मैक्सिमम हिस्सा उनको दे देते थे। तो केंद्र सरकार ने जो निगम के माध्यम से और अन्य माध्यम से इनका सारा रजिस्ट्रेशन कराया, सबको 10,000 रुपया पहले किस्त दिया और उसके बाद 20,000, 50,000 का जो लोन, इजी लोन इनके लिए उपलब्ध कराया। आज ये सब के सब लगभग सूदखोर के चंगुल से बाहर निकल चुके हैं। ये बहुत बड़ा देन एक जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनके परिवार के लिए, उनके लिए आज एक गर्व की बात है कि वो अब किसी से जलील नहीं हो रहे हैं रिपेमेंट के चलते, किसी सूदखोर के दबिश में नहीं है और आज वो स्वतंत्र होकर के काम कर रहे हैं। निचले स्तर तक शिविर लगाकर लोगों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। राशन कार्ड के जरिए उन्हें अनाज उपलब्ध कराया जाता है। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए स्कूल कॉलेजों में किट उपलब्ध कराया जा रहा है। मेधावी बच्चों को खेल का प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह पर जो केंद्र सरकार का जो डे एन्युअलम का काम हो रहा है, धनबाद नगर निगम भी 22,000 महिलाओं का ग्रुप बना चुका था और महिलाएं जो कि गोलगप्पा के लिए भी अपने हस्बैंड के ऊपर निर्धारित होती थी, चूड़ी खरीदने के लिए हस्बैंड से पैसा लेती थी, आज वो अपने घर के छोटे आंगन में बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। जब हम लोग आज उनके पास जाते हैं तो उनके जेंट्स को पता नहीं रहता है कि इनके पास अब 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख का पूंजी हो गया है। जो 20 रुपया प्रति सप्ताह के साथ वो जमा करती थी, उनको 10,000 रिवॉल्विंग फंड के रूप में मिला और उसके बाद बैंक लिंकेज से जो उनको राशि मिली और आपसी लेन देन में जिसके बाद जो व्यापार में आई। आप जब हम लोग पिछली बार घर घर तिरंगा का कार्यक्रम कर रहे थे तो धनबाद नगर निगम का समूह ने कितने तिरंगे बना करके धनबाद को दिया। और कोविड के समय में जिस समय मास्क एकदम पूरे स्कार्सिटी में था शुरुआती दौर में, धनबाद के रेलवे ने 30,000 मास्क हमारी स्वयं सहायता समूह से लिया। इस कार्य में विशेषज्ञों की मदद भी ली जा रही है। उन्हें बेहतर कोच उपलब्ध कराया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए भी सरकार गंभीर है। नई शिक्षा नीति के तहत अब सरकार शिक्षा को और मजबूत करने में जुटी हुई है। धनबाद और इसके आसपास के गांवों में स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र को भी बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नर्स से लेकर स्टाफ और चिकित्सक तक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मिलेंगे। सुरक्षा को लेकर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। देखिए, रोजगार की संभावनाएं धनबाद में अपार हैं और इस विजन को हम लोग ने नगर निगम में रहते हुए स्टार्ट भी किया था। आपको ध्यान में होगा कि 14 हम लोग ने सिलाई सेंटर यहाँ चालू किया था और वर्ल्ड लेवल की मशीनें हम लोग यहाँ लाए थे और महिलाएं उससे रोजगार करके आगे बढ़ भी रही थी। उसके बाद उसका मेन कारण था बड़ी बड़ी कंपनी जो चेन्नई की हैं, जो रेडीमेड कंपनियां हैं, वो धनबाद में आकर के इंटरेस्ट लेना शुरू कर लिए थी क्योंकि यहाँ से पोर्ट बहुत नज़दीक है। मात्र 5-6 घंटे पे 6 घंटे के दूरी पे पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट है और धनबाद का जो भी प्रोडक्शन होगा वो विदेश जाने के लिए एकदम उपयुक्त है। इस चीज़ को हम लोग सक्षम हो गए थे समझाने में बड़ी बड़ी कंपनियों को। बड़ी बड़ी कंपनियां आ भी गई थी और अपने मुखातिब हो चुकी थी धनबाद की ओर। इसमें 2 स्टेप में हम लोग यहाँ के युवाओं के रोजगार की चिंता कर सकते हैं। एक तो जो काम करके रोजगार करके चाहे वो, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम ऐसी इंडस्ट्री लानी होगी जिसमें पानी की कम से कम ज़रूरत पड़े, जो वाटर बेस्ड नहीं हो और पानी का बहुत ज़्यादा खपत उसमें नहीं हो, क्योंकि हम लोग उस स्कार्सिटी से धनबाद में गुजरते हैं। तो इसके लिए जो फैब्रिक्स है और उस
की जो लाइन है वो धनबाद के लिए एकदम उपयुक्त है और हम लोग उसमें धनबाद के युवाओं को, युवतियों को जोड़ करके एक बड़े रोजगार का यहाँ पे सृजन कर सकते हैं। हजारों की संख्या में यहाँ से प्रोडक्शन होकर के माल हमारे जा सकते हैं। एक सेक्टर वो है। दूसरा सेक्टर हमारा कोल का है। आपको ध्यान में होगा कि सन 2000 के आसपास कोई भी फैक्ट्री होती थी जो कि फैक्ट्री बिल्कुल कागज़ पे होती थी, उनका पेपर आता था, यहाँ के व्यवसायी व्यवसाय करना चाहते थे लेकिन उनको मजबूरी में 2 नंबर का काम करना पड़ता था, कहीं का अलॉटेड माल कहीं भेजना पड़ता था और अफसरों के वो हमेशा गिद्ध दृष्टि में रहते थे। सरकार ने ई ऑक्शन किया, अटल जी की सरकार ने, और ई ऑक्शन करने के बाद यहाँ के वही व्यवसायी सारे के सारे 1 नंबर काम में आ गए। ई ऑक्शन से कोयले का शुद्ध व्यापार करने लगे। वही काम आज करने की ज़रूरत है। जो आज हमारे कोयला चोरी में हमारे युवक, हमारे यहाँ के घराना जो लगे हुए हैं, इसको हमको केवल लीगलाइज करने की ज़रूरत है। 1 टन, 2 टन, 5 टन, 10 टन, जितना कोयला कोई जिसके पॉकेट में जितना पैसा है उतना वो खरीद सके सीधा BCCL से और सस्ते रेट पे और लोगों को बेच सके, तो एक ह्यूज मात्रा में यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा केवल कोल ट्रेडिंग से, क्योंकि कोल का प्रोडक्शन धनबाद का 1 लाख टन पर डे का है। दर्शकों, चाहे सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो या फिर पुलिस प्रशासन या आम जनता, सबकी एक ही मंशा है कि मुख्य धारा से भटके हुए लोग मुख्य धारा में जुड़ जाए और उनकी वजह से जो भी विकास के कार्यक्रम में कह सकते हैं फुल स्टॉप यानी जो पूर्ण विराम लगा था वो हट जाए और लोगों का विकास हो। दर्शकों, अब हम आपको रूबरू करवाएंगे यहाँ के जिला वन पदाधिकारी से। उनसे मिलकर हम जानेंगे कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वन विभाग कौन कौन सी योजना चला रहा है और इनसे लोगों को क्या लाभ मिल रहा है। तो आइए रूबरू होते हैं जिला वन पदाधिकारी जी से। जोहार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज हम दुमका जिले में उपस्थित हैं। एक समय दुमका जिले के कुछ क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार की नीतियों के कारण अब यह क्षेत्र नक्सल मुक्त हो चुका है। यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न विकास की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका परिणाम है कि यहाँ पर विकास तेज़ी से हो रहा है। साथ ही वन विभाग द्वारा विकास के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और हम आज इसी विषय पर हम बातचीत करने के लिए यहाँ आए हुए हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि वन विभाग द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और पहले और अब में कितना अंतर आया है। तो आइए मिलते हैं यहाँ के वन विभाग के पदाधिकारी से। वन विभाग के द्वारा जैसा कि हम जानते हैं कि सर्वप्रथम वन विभाग का कार्य होता है वृक्षारोपण का कार्य। तो वृक्षारोपण जब हम आए दिन की बातों में सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि एक पौधा लगा दिया और वो अपने आप जीवित रह जाएगा, पर ऐसा नहीं है। वन विभाग के द्वारा जो भी पौधा लगाया जाता है उसका 4 साल उनकी स्कीम्स होती हैं, 4 साल, 5 साल, 7 साल, तो उसमें उनकी सुरक्षा की जाती है। उसमें ग्रामीणों का ही सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। हर पौधारोपण की जो स्थल होता है उसमें हर गाँव का एक वॉचर होता है जिसको सरकार के द्वारा भुगतान भी किया जाता है। तो सर्वप्रथम वन विभाग ज़मीनी स्तर पर लोगों से जाकर मिलता है, किस गांव में किसको कहां पर वृक्षारोपण की सर्वाधिक आवश्यकता है उसका चयन किया जाता है, वहां पर किस तरह के फल फूल की आवश्यकता है उसका भी ध्यान रखा जाता है। साथ ही इसमें जो लोग जुड़ते हैं, कई ऐसी हमारे पास योजनाएं होती हैं जिसमें एंट्री पॉइंट एक्टिविटी का कार्य भी कराया जाता है। जैसा कि अगर आपके गांव में 20 हेक्टेयर का वृक्षारोपण वन विभाग के द्वारा किया गया तो वहाँ पर कई बार रोड का निर्माण, कई बार छोटे तालाब का निर्माण या तालाब में सीढ़ी का निर्माण या हैंडपंप का निर्माण, जो भी उस गांव की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से वहाँ पर काम कराया जाता है। इसी के माध्यम से हम जनमानस से जुड़ते हैं। इसके साथ ही जैसा कि आप जानते हैं इस समय दुमका में एक पार्क बन रहा है, जैव विविधता पार्क। उसमें भी दुमका के आम जनवासियों का ही उसमें योगदान है। उसमें बहुत सारे कर्मियों को भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता है। मसान जोड़ क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर इको कॉटेजेस का निर्माण हो रहा है। उसमें भी जनमानस का भला होगा, उसमें भी लोग जुड़ेंगे। चेक डैम का निर्माण वन विभाग के द्वारा करवाया जाता है, जो कि न सिर्फ वन्य प्राणियों के लिए अपितु
मानव के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो इसी तरह की योजनाएं हैं जिससे हम जनमानस से जुड़ते हैं। साथ ही कुछ योजनाएं ऐसी हैं जैसे कि साल पत्तल के माध्यम से साल की प्लेट बनाना, उसकी भी हम लोगों ने मशीनें काठीकुंड, गोपीकांदर, शिकारीपाड़ा प्रखंड में वितरित की थी। साथ ही हमारे पास दुमका में मधु उत्पादन केंद्र भी है जिसमें जिसमें ग्रामों में जाकर मधु एकत्रित करके बक्सों में उसको यहाँ पर लाया जाता है और उसका संसाधन किया जाता है। तो इसी तरह की योजनाओं के माध्यम से वन विभाग अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उनका विकास करने में, राज्य का विकास करने में अपना प्रयास कर रहा है। मोरटंगा जो क्षेत्र है वो नदी तट पर स्थित है और वन विभाग की तरह के पौधारोपण कार्यक्रम चलाता है। तो नदी तट पर वृक्षारोपण का जो सघन कार्यक्रम अब चलाया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य है जो नदी तटों पर मृदा का कटाव हो रहा है उसको रोकना, क्योंकि मृदा जैसा आप जानते हैं सदियों से बनने वाली प्रक्रिया में स्थित है। तो वो मृदा जब पानी के माध्यम से समंदर तक पहुंच जाती है तो यहाँ की खेती को बहुत नुकसान होता है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने नदी के किनारे, नदी के तटों पर हम लोगों ने सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया है। इसके माध्यम से आप देखेंगे कि नदी के दोनों किनारों पर एक बहुत बढ़िया सघन वृक्षों का पैच तैयार हो रहा है जिसे आप फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। उसके अंदर आपको कई बार चिड़ियों के घोंसले, छोटे छोटे जानवर भी दिखते हैं। इससे न केवल मृदा का संरक्षण हो रहा है अपितु किसानों को जो उस नदी के पास में जिनकी खेती स्थित है उनको भी तरह के लाभ हो रहे हैं। वन विभाग के पास भांति भांति के कार्य होते हैं। किसी में बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है, वहाँ पर पुरुष अपना योगदान करते हैं। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जहाँ पर महिलाओं की सख्त आवश्यकता होती है, जैसे कि एक बीज से एक पौधे का जो अंकुरण है उसके जो प्रोसेस है, दुमका में परमानेंट नर्सरीज़ भी हैं, टेम्परेरी नर्सरीज़ भी हैं। महिलाओं का सर्वाधिक योगदान उस बीज को पौधे के अंकुरण करने में रहता है। उस बीज को छानना, उस बीज को सुखाना, फिर तोड़कर उसको बॉटल में डालना, इस पूरे प्रोसेस में वो सुबह से शाम लगी रहती हैं और इसमें बहुत ही निपुण हो चुकी हैं। इसमें कुछ यहाँ पर रहती हैं, कुछ काठीकुंड प्रखंड में हैं, कुछ शिकारीपाड़ा प्रखंड में है। भांति भांति जहाँ पर जैसी आवश्यकता है उस तरह से महिलाओं को रोजगार इसके माध्यम से दिया जाता है। और इसमें महिलाओं का उपयोग ज़्यादा इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये कार्य उनके लिए थोड़ा सुविधाजनक भी रहता है और उसमें घर से उनको निकलने में परेशानी भी नहीं होती है। दर्शकों, आज के अंक में हमने देखा कि धनबाद क्षेत्र में कैसे बहुमुखी विकास हो रहा है, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं और लोगों का कैसे आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, मानसिक विकास हो रहा है। साथ ही साथ हमने मुलाकात की जिला वन पदाधिकारी से, उनसे जाना कि कैसे नक्सली क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं और लोगों को कैसे लाभ मिल रहा है। दर्शकों, आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम नया सवेरा के साथ, किसी अन्य जिले की अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।